प्यारे बच्चों, आपका +1 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो आपका 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिया इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस एंड सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का जनरल मीनिंग होता है बैलेंस और स्टेबिलिटी। नाउ डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम: द स्टेट इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम such as pressure, volume, temperature, density, concentration or color do not undergo any change under given set of conditions is said to be a state of equilibrium। यानी इसका मतलब हुआ कि मान लो कोई सिस्टम जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, और जैसे जैसे वो वर्क करता जाएगा उसकी जो कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज़ में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, यानी कि आफ्टर सम टाइम, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि जो आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू में जो है वो कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। तो उस स्टेट को जिसमें द वैल्यूज ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फर्दर हमें लगता है कि सिस्टम ने वर्क करना बंद कर दिया है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, लेकिन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल में अगर आप देखते हैं तो सिस्टम जो है वो वर्क करना बंद नहीं करता है, बल्कि जिस रेट से सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है साइमल्टेनियसली उसी रेट से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। यानी कि द रेट ऑफ रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हैंस द इक्विलिब्रियम स्टेट of any reversible physical process or reversible chemical reaction is of dynamic nature. There are two important criteria or conditions for attaining dynamic equilibrium। यानी कि इसका मतलब हुआ कि सिस्टम तभी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर सकता है अगर वो दो कंडीशंस या दो क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि कोई भी आपका फिजिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए। और सेकंड है द सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है आपका कोई भी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कोई भी आपका फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल इन नेचर। तो यानी कि वो रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेसेस के। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके फिजिकल प्रोसेस में सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहता है, लेकिन सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जैसे कि आपका फेज चेंज है। मान लो जैसे कि आपको पता है कि सब्सटेंसेस जो है 3 फेजेज में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे कि आपका वाटर है, वाटर एट रूम टेम्परेचर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर आप उसकी हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने से वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने पर वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली आपका वाटर जो है सॉलिड स्टेट में, यानी कि एज ए आइस, उसकी आप हीटिंग करते हैं तो उसको आप मेल्टिंग करके उसे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करके उसे दोबारा से
यानी कि सॉलिड स्टेट में यानी कि आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल जो कंपोजिशन है वो तो सेम रहता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी कि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है। Like reversible physical processes, there are some chemical processes or chemical reactions which are of reversible nature. यानी कि जिस तरह से आपके रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक उसी तरह से कुछ आपके केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल नेचर के। अब केमिकल प्रोसेस में या केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो सब्सटेंस है उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसमें रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके या डिकम्पोज होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स को बना सकते हैं, यानी कि वो दोनों डायरेक्शन को जो है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एज ए रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब इसकी हीटिंग करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से आपका कंटैक्ट प्रोसेस में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एक रिएक्शन यूज होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट बनाती है, और ये जो प्रोडक्ट है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड ये डिकम्पोज होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा से रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना सकती है डायरेक्शन में भी, यानी कि रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स बना सकता है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्राइटेरियन फॉर अटेनिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम इज क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए, तभी आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस में। यानी कि आपकी जो वेसल है या कंटेनर है दैट मस्ट बी क्लोज्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि जो क्लोज्ड सिस्टम होता है दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग, बट द क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज द मैटर विद द सराउंडिंग। सिर्फ एनर्जी को ही एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिक्विड वाटर जो है वो क्लोज्ड वेसल में लिया है और आप ऊपर से इसको कवर कर दिया है, सील्ड कवर। अब इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लिक्विड सरफेस को एस्केप करके वेपर फेज में एंटर होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में एंटर हो रहे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज से वाटर जो लिक्विड वाटर है उसके सरफेस से स्ट्राइक करके दोबारा लिक्विड फेज में एंटर हो रहे हैं। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। तो इस स्थिति में हम बोलते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, और ये पॉसिबल है अगर आपका सिस्टम क्लोज्ड है। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इफ द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल नेचर के हैं, यानी कि इरिवर्सिबल नेचर के वो होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन को तो प्रोसीड करेंगे, प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनके प्रोडक्ट जो है वो दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा से डिकम्पोज होकर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हैं
जो इरिवर्सिबल हैं उनमें कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेंड नहीं हो सकता है। दूसरा है इफ द सिस्टम इज ओपन, अगर सिस्टम ओपन है तो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओपन सिस्टम होता है दैट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल आप ओपन वेसल में लिक्विड वाटर ले लेते हैं, तो अब लिक्विड वाटर के जो सरफेस है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप करना शुरू कर देंगे ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस, और वो वेपर फेज में एंटर होना शुरू कर देंगे। लेकिन वेपर फेज से वो वाटर मॉलिक्यूल कभी भी दोबारा से सरफेस को स्ट्राइक करके लिक्विड फेज में एंटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं वो सिस्टम ओपन होने की वजह से वो एस्केप कर जाते हैं ओपन वेसल से सराउंडिंग को, और वो इस तरह से दोबारा कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वो लिक्विड स्टेट में जो है वो एंटर नहीं हो पाते हैं। और इस तरह से ये इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सारे के सारा लिक्विड वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो इस तरह से जो सिस्टम ओपन होते हैं उनमें भी कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। Number 1, the chemical reactions which proceed nearly to completion and only negligible concentration of reactants is left. The second class is the chemical reactions in which only small amounts of products are formed and most of the reactants remain unchanged at equilibrium state. The third class is related to the chemical reactions in which the concentrations of the reactants and the products are comparable at equilibrium. The extent of a reaction in equilibrium depends upon the experimental conditions such as concentration of reactants, temperature, pressure, etc. Next is classification of the equilibrium. The equilibrium may be classified as Number 1, physical equilibrium, and number 2, chemical equilibrium. Next topic is equilibrium in physical processes. The substances exist in 3 states, that is solid, liquid and gaseous. Thus there are 3 types of equilibria exist in these states. First one is solid liquid equilibrium, second is liquid gas equilibrium, and the third is solid gas equilibrium. Let us discuss some examples of equilibrium in physical processes. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड जो फेजेस हैं सब्सटेंसेस के, उनके बीच में इक्विलिब्रियम जो है जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अब मान लो, इसको समझने के लिए हम एक थर्मस फ्लास्क लेते हैं जिसकी वॉल जो है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड यानी कि उसमें से हीट जो है यानी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सॉलिड वाटर यानी कि एज ए आइस एंड लिक्विड वाटर जो है इनके मिक्सचर को जो है वो थर्मस फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं और इसको जो है वो क्लोज कर देते हैं बाय सील्ड कवर, वो भी इंसुलेटेड हो यानी कि एनर्जी जिसमें से एक्सचेंज ना करे सराउंडिंग के साथ। और इस तरह से पूरे के पूरा सिस्टम यानी कि वो थर्मस फ्लास्क जिसके अंदर हमने सॉलिड वाटर और लिक्विड वाटर का मिक्सचर लिया हुआ है वो पूरे के पूरा इंसुलेटेड वॉल के अंदर जो है वो हमने प्लेस कर दिया है। यानी किस तरह से एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है विच कांट एक्सचेंज द एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। अब ना तो ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और ना ही मैटर एक्सचेंज कर सकता है। अब मान लो सराउंडिंग में यानी कि इंसुलेटेड वॉल के वार जो स्पेस है सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर है 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, और फ्लास्क के अंदर का टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन।
क्योंकि हमने आइस और वाटर का मिक्सचर जो है वो फ्लास्क के अंदर रख दिया है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से सिस्टम का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल हीट जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग से हीट जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए बाहर से थर्मस फ्लास्क के अंदर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ड्यू टू इंसुलेटेड वॉल ऑफ द थर्मस फ्लास्क हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम को ट्रांसफर नहीं हो पा रही है और थर्मस फ्लास्क के अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस विच इज कांस्टेंट। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग का, थर्मस फ्लास्क के अंदर भी जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिस्टम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर जो है एज ए प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है। अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम देखते हैं कि ना तो आइस का यानी सॉलिड वाटर का मास इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ना ही मास ऑफ लिक्विड वाटर यानी कि वाटर का मास जो है वो चेंज हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द आइस और वाटर, यानी कि मास भी कांस्टेंट रहता है। इन अदर वर्ड वी कैन से कंसंट्रेशन भी क्या रहती है, सॉलिड वाटर और लिक्विड वाटर की कंसंट्रेशन भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि हमें लगता है कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है और ये सिस्टम स्टैटिक है, यानी कि ना तो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और ना ही वाटर फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और एट मैक्रोस्कोपिक लेवल हमें लगता है कि सिस्टम स्टैटिक है, ये वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पर आप पाएंगे कि सिस्टम इज स्टिल इन मोशन, सिस्टम वर्क कर रहा है। यानी कि जितने मॉलिक्यूल आपके आइस से ड्यू टू मेल्टिंग वाटर में ट्रांसफर हो रहे हैं, लिक्विड वाटर में ट्रांसफर हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, उतने ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड वाटर से फ्रीजिंग के द्वारा आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब कि रेट ऑफ मेल्टिंग विच इज एंडोथर्मिक प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग विच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि rate of melting is equal to rate of freezing. In other word we can say rate of forward process is equal to rate of backward process. यानी कि जो सिस्टम है वो मोशन में है और अपेरेंटली एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें लगता है कि सिस्टम जो है वो स्टैटिक है, लेकिन स्टैटिक नहीं है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल सिस्टम इज इन मोशन। और ऐसी स्टेट को जिसमें सभी जो प्रॉपर्टीज हैं किसी सिस्टम की कांस्टेंट हो जाती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और सिस्टम इज स्टिल इन मोशन, सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम देयर इज रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर T 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर। तो यानी कि जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पे डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द solid and liquid states of the matter, that temperature is called freezing point or melting point of the substance. So we can define the normal freezing point or melting point of the substance. The temperature at which the solid and the liquid phases are at equilibrium at atmospheric pressure is called the normal freezing point or melting point of that substance.
Next example of equilibrium in physical processes is a liquid vapor or gas equilibrium. मान लो आप किसी लिक्विड को क्लोज्ड वेसल में प्लेस कर देते हैं और उस क्लोज्ड वेसल के साथ एक मैनोमीटर जो है वो जुड़ा हुआ है, ताकि जो वेपर्स बनते हैं लिक्विड के वो उस वेपर्स का वेपर प्रेशर जो है वो नोट कर सके। तो यानी कि दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। वो आपने उसके साथ अटैच कर दिया है क्लोज्ड वेसल के साथ, और इस तरह से एक क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स के साथ जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि आप जानते हैं क्लोज्ड सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ सिर्फ हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता है। अब मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, सो ड्यू टू हीट एनर्जी ट्रांसफर जो आपका क्लोज्ड सिस्टम है उसके अंदर का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस ही है। यानी कि अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है सराउंडिंग और सिस्टम का सेम हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ। मान लो आपने क्लोज्ड वेसल में लिक्विड वाटर लिया हुआ है। अब वाटर जो है, जैसे कि लिक्विड जो है, लिक्विड की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ये इवेपोरेट करता है इनटू वेपर फेज, यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इन द बिगिनिंग। क्या होगा कि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो सरफेस से एस्केप करके कंटेनर के अंदर वेपर फेज में एंटर होना शुरू कर देंगे। इन द स्टार्टिंग द मर्करी लेवल बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द मैनोमीटर इज द सेम। नाउ आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल है वो सरफेस से एस्केप करके वेपर फेज में एंटर होना शुरू हो जाते हैं, और वेपर फेज में वाटर मॉलिक्यूल जो है यानी कि गैसियस फेज में वो कंटिन्यूसली जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ड्यू टू कोलाइडिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर एज वेल एज विद द मर्करी इन द लिम्ब। और इस तरह से क्या होता है कि मर्करी लेवल जो है वो मर्करी लिम्ब के राइट हैंड साइड का जो लिम्ब है उसमें राइज होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाती है मर्करी लेवल आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब इवेपोरेशन जो प्रोसेस जैसे समय के साथ प्रोसीड करेगा, साइमल्टेनियसली जो आपके वाटर मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस फेज के हैं वो स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड वाटर, और इस तरह से वो गैसियस फेज से लिक्विड वाटर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इवेपोरेशन का मतलब हुआ कि जब लिक्विड वाटर लिक्विड सरफेस को छोड़कर गैसियस फेज में एंटर करते हैं, और कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गैसियस फेज से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्राइक करते हैं लिक्विड वाटर के सरफेस से और लिक्विड वाटर में ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इस तरह से मर्करी लेवल जो है वो राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड का लिम्ब है मैनोमीटर का उसमें राइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द मर्करी लेवल स्टॉप टू राइज एट द राइट हैंड साइड लिम्ब, यानी कि एक ऐसी स्टेट हमारे पास अचीव हो जाती है कुछ समय के बाद जिसमें मर्करी लेवल का राइज होना बंद हो जाता है। यानी कि इसका मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि अब मर्करी लेवल राइज होना बंद हो जाता है। हमें लगता है कि अब प्रोसेस जो है यानी इवेपोरेशन जो है वो स्टॉप हो गई है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल।
बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि एट मॉलिक्यूलर लेवल द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जो सिस्टम है वो स्टिल इन मोशन, यानी कि वो वर्क कर रहा है। हमें लग रहा है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कि सिस्टम स्टॉप हो गया, लेकिन सिस्टम स्टॉप नहीं हुआ है, वो वर्क कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है इस स्टेट में, जब आपका वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, इस स्टेट में क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस से एस्केप करके ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस गैसियस फेज में एंटर कर रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल गैसियस फेज से साइमल्टेनियसली ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो गैसियस फेज से लिक्विड फेज में ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी वी कैन से रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसेस प्रोसीड कर रहा है उसी रेट से प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड कर रहा है। यानी कि इस स्टेट में हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया है आफ्टर सम टाइम, और इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, यानी कि सिस्टम इज इन मोशन एट इक्विलिब्रियम। जब आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। सो एट dynamic equilibrium rate of evaporation is equal to rate of condensation at a particular temperature. So now we can define the vapor pressure of the liquid. The pressure exerted by the vapors in the equilibrium with the liquid at a particular temperature is called equilibrium vapor pressure or vapor pressure of the liquid. So vapor pressure of the liquid is directly proportional to the temperature. As the temperature increases, vapor pressure of the liquid also increases, क्योंकि the process of evaporation is endothermic, यानी कि with absorption of heat energy, the liquid water का rate of evaporation क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, hence vapor pressure also increases. थैंक यू, धन्यवाद।